नमस्कार। आज हम एक सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो हमें वक्त में पीछे ले जाएगा। दुनिया के सबसे रहस्यमयी प्राचीन शहरों में से एक मोहनजोदाड़ो की खामोश गलियों में। हम इस शहर को लेखक ओम थानवी की नज़रों से देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये अतीत में दबे हुए पांव हमें आखिर क्या कहानी सुनाते हैं। और पता है, इस पूरी खोज की आत्मा एक ही बात में छिपी है कि अतीत में बहुत सावधानी और सम्मान के साथ दाखिल होना, ताकि उस गुजरी हुई सभ्यता की शांति में कोई खलल न पड़े। तो बस यही सोच हमें इस सफर पर आगे लेकर जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी शुरुआत होगी शहर के सबसे ऊंचे हिस्से से, जिसे गढ़ भी कहते हैं। और यहीं पर एक ऐसी चीज खड़ी है जो पहली नजर में थोड़ी अजीब लगती है, मानो वो यहाँ की हो ही ना। ये है एक बौद्ध स्तूप। अब कमाल की बात यह है कि इसे शहर के उजड़ने के लगभग 2500 साल बाद बनाया गया था। जरा सोचिए, एक कितनी पुरानी सभ्यता के खंडहरों पर एक बिल्कुल नई सभ्यता ने अपनी पहचान छोड़ दी। ये इतिहास का एक अजीब सा मजाक लगता है। और जब आप इस ऊंचाई से नीचे नजर दौड़ाते हैं ना, तो जो नजारा दिखता है वो हैरान कर देता है। पूरे शहर की विशालता और उसकी एकदम सटीक बनावट, ऐसा लगता है जैसे इसे किसी ने बैठकर बाकायदा नक्शा बनाकर बसाया हो। तो ये तो हुई ऊपर से एक झलक। अब जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि क्यों मोहनजोदाड़ो की टाउन प्लानिंग आज भी इंजीनियर्स को चौंका देती है। क्या था इस शहर के नक्शे में ऐसा खास? सोचिए, आज से हजारों साल पहले एक शहर जो आज के चंडीगढ़ या इस्लामाबाद की तरह एक परफेक्ट ग्रिड प्लान पर बना था। सड़कें एकदम सीधी सीधी और चौड़ी, और सब एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटती थीं। ये कोई अपने आप उगाया शहर नहीं था, बल्कि ये हजारों साल पहले की एक सोची समझी इंजीनियरिंग का नतीजा था। और सड़कें भी कोई ऐसी वैसी नहीं। जो मेन रोड थी वो करीब 33 फुट चौड़ी थी। जरा कल्पना कीजिए, 33 फुट, मतलब 2 बैलगाड़ियां आराम से एक दूसरे के बगल से निकल जाएं। ये सिर्फ एक सड़क नहीं है, ये उस दौर के व्यापार और ट्रांसपोर्ट के बारे में बहुत कुछ बताती है। लेकिन शहर की प्लानिंग तो एक बात है। असली जादू, जिसने एक्सपर्ट्स को भी सोचने पर मजबूर कर दिया, वो था यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम। पानी की निकासी का ऐसा इंतजाम जो अपने वक्त से सदियों आगे था। मतलब यह सिस्टम इतना कमाल का था। सोचिए, हर घर के अंदर बाथरूम, वहां से पानी ढकी हुई नालियों में जाता था। फिर वो नालियां सड़क के बड़े नाले से जुड़ती थीं। और तो और, इन नालियों की सफाई के लिए बाकायदा मैनहोल भी बने थे। उस जमाने में साफ सफाई और सेहत को लेकर इतनी गहरी समझ वाकई अविश्वसनीय है। तो ये तो थी शहर की बुनियाद, सड़कें और नालियां। अब चलते हैं शहर के दिल में, उन बड़ी पब्लिक बिल्डिंग्स की तरफ जो गढ़ वाले इलाके में मिली हैं। और यहां सबसे पहले नजर पड़ती है महाकुंड पर, जिसे हम द ग्रेट बाथ के नाम से जानते हैं। ये सिर्फ एक तालाब नहीं है, ये उस दौर की इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना है। माना जाता है कि यह शहर के सामाजिक और धार्मिक जीवन का सेंटर पॉइंट था, जहां शायद कोई खास अनुष्ठान हुआ करते थे। इसके साइज को देखिए, 40 फुट लंबा, 25 फुट चौड़ा और 7 फुट गहरा। और इसे बनाया कैसे गया था? पक्की ईंटों से। और पानी लीक ना हो, इसके लिए चूने और बिटुमेन, मतलब डामर जैसी चीज का इस्तेमाल किया गया था। वाकई कमाल की इंजीनियरिंग। दोनों तरफ उतरने के लिए सीढ़ियां भी थीं और आसपास कमरे भी बने थे। महाकुंड के ठीक बगल में ही एक और बहुत बड़ी इमारत के निशान मिले हैं। ये है अन्न भंडार, यानी ग्रैनरी। और ये इस बात का एक और पक्का सबूत है कि ये शहर कितने ऑर्गेनाइज तरीके से चलता था। अब एक अन्न भंडार का होना हमें क्या बताता है? पहली बात कि वो लोग जरूरत से ज्यादा अनाज उगाते थे। दूसरी बात कि उनके पास इसे जमा करके रखने का एक पूरा सिस्टम था। हो सकता है टैक्स भी अनाज के रूप में ही लिया जाता हो। और इन सबको मैनेज करने के लिए एक सेंट्रल अथॉरिटी तो जरूर रही होगी। चलिए, अब इन बड़ी बड़ी सरकारी इमारतों से निकलकर शहर के उस हिस्से में चलते हैं जहां आम लोग रहते थे। देखते हैं उनकी जिंदगी कैसी थी। यहाँ के घर भी बड़े सलीके से बने थे। ज्यादातर घर एक ही साइज की पक्की ईंटों से बने थे। और एक बड़ी दिलचस्प बात, घरों के दरवाजे मेन रोड पर नहीं, बल्कि पीछे की शांत गलियों में खुलते थे। शायद प्राइवेसी को बहुत अहमियत दी जाती थी। लगभग हर घर का अपना कुआं और बाथरूम था, और कुछ घर तो 2-2 मंजिला भी थे। तो ये तो हो गई शहर की बनावट। अब उन चीजों को देखते हैं जो इस खामोश शहर को जिंदा कर देती हैं, यानी वो चीजें जो खुदाई में मिलीं और अब म्यूजियम में रखी हैं।
और म्यूजियम में 2 कलाकृतियां ऐसी हैं जो पूरी दुनिया में मशहूर हैं। एक है याजक नरेश की मूर्ति, पत्थर पर तराशा हुआ एक शांत दाढ़ी वाला चेहरा, और दूसरी है डांसिंग गर्ल की कांस्य की छोटी सी मूर्ति जिसमें गजब की एनर्जी और कॉन्फिडेंस है। ये दोनों ही उस दौर की कला का बेहतरीन नमूना है। ये सब देखकर एक बहुत बड़ा सवाल दिमाग में आता है। शहर इतना व्यवस्थित, इतना अनुशासित, लेकिन इसे चला कौन रहा था? सत्ता के निशान, मतलब हथियार वगैरह कहाँ हैं? और यही बात सबसे ज्यादा चौंकाती है। पूरी खुदाई में तलवारें, भाले, कवच जैसे हथियार ना के बराबर मिले हैं। इससे लगता है कि शायद ये एक शांतिप्रिय समाज था, जो सेना के दम पर नहीं बल्कि आपसी समझ और सामाजिक अनुशासन से चलता था। और अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े, सबसे गहरे सवाल पर। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये शानदार शहर, ये पूरी की पूरी सभ्यता हमेशा के लिए खामोश हो गई? इतनी बेहतरीन, इतनी ऑर्गेनाइज्ड सभ्यता आखिर खत्म कैसे हो गई? ये वो पहेली है जिसे आज तक कोई भी पूरी तरह से सुलझा नहीं पाया है। इस बारे में कई थियरीज हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सिंधु नदी में भयंकर बाढ़ आई होगी जो सब कुछ बहा ले गई। कुछ मानते हैं कि बाहर से किसी ने हमला किया होगा। एक थ्योरी ये भी है कि मौसम में बहुत बड़ा बदलाव आया, सूखा पड़ा और सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन सच क्या है, ये आज भी एक राज है। और आखिर में लेखक की ये बात सोचने पर मजबूर कर देती है। वो कहते हैं कि ये एक लो प्रोफाइल सभ्यता थी। इसकी महानता किसी राजा महाराजा के आलीशान महलों या शानो शौकत में नहीं थी, बल्कि इसकी सादगी और व्यवस्था में थी। और शायद एक महान सभ्यता होने का मतलब यही होता है।